Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके, तो देवू सर का क्लास चल रहा था। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, सो देखो, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था सॉलिड के बारे में। सॉलिड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड नॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो क्रिस्टल सॉलिड होता है, क्रिस्टल सॉलिड के अंदर उसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लाइक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जितना सारा प्रॉपर्टी होता है वो डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम एनाइसोट्रॉपी बोलते हैं। एंड जो हमारा नॉन क्रिस्टल सॉलिड होता है, उसके लिए हमने देखा उसका डायरेक्शन किसी भी दिशा में हो, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज सेम ही रहता है। ठीक है, इसलिए उसको हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, ये जो एनाइसोट्रॉपिक मतलब ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिकली दो तरह के होता है। ठीक है, जिसको हम एक को हम सिंगल क्रिस्टल बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, सिंगल क्रिस्टल। ठीक है, एक वो होता है सिंगल क्रिस्टल और एक क्या होता है, पॉली क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल। जस्ट एक मिनट होल्ड करो। ठीक है, तो एक होता है सिंगल क्रिस्टलाइन, एक होता है पॉली क्रिस्टलाइन। सो सिंगल क्रिस्टलाइन क्या होता है? सिंगल क्रिस्टलाइन हैज एन एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स पीरियडिकली अक्रॉस होल वॉल्यूम। ठीक है, अक्रॉस होल वॉल्यूम मतलब इस पूरा वॉल्यूम में क्या होगा, सिंगल क्रिस्टल का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो रिपीट करता है, पीरियडिकली रिपीट करता है। ठीक है, मतलब एक ही क्रिस्टल होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल क्रिस्टलाइन। और अगर एक ही क्रिस्टल के एक ही मतलब के वॉल्यूम के अंदर, इस मैटर का जो वॉल्यूम है, मान लो ये हमारा एक मैटर है, इसके अंदर अगर डिफरेंट क्रिस्टल होगा, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, तब उसको हम पॉलीक्रिस्टलाइन कहते हैं। जैसे कि ये वाला जो क्रिस्टल है, ये एक सिंगल क्रिस्टल है। ठीक है, ये क्या है, सिंगल क्रिस्टल है। ठीक है, ये एक सिंगल क्रिस्टल है, मतलब पूरा वॉल्यूम में क्या है, ये पीरियडिकली रिपीट कर रहा है। लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, जैसे कि हमने देखा ना कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमने देखा कि वहां पर जो डोमेन बनता है, वहां पर क्या होता है, जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और नेबरिंग एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको लेके छोटा छोटा ग्रुप बन जाता है, जिसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक छोटा छोटा सेल बन जाता है। ठीक है, मतलब छोटा छोटा क्रिस्टल हो जाएगा। मतलब किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मान लो इस तरह, इस टाइप का हो, ठीक है, इस टाइप का हो, सो किसी का इस टाइप का होगा, किसी का मान लो इस टाइप का होगा। ठीक है, सो किसी का मान लो इस टाइप का होगा, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो जो एटम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो पीरियडिकली रिपीट तो कर रहा है, लेकिन इसका शेप अलग अलग है। इसका शेप क्या है, अलग अलग है, इसका शेप अलग अलग है। मतलब एक ही क्रिस्टल के अंदर बहुत सारा क्रिस्टल,
छोटा छोटा क्रिस्टल का ग्रुप होता है, इसको हम पॉलीक्रिस्टलाइन बोलते हैं। और अगर एक ही होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल क्रिस्टलाइन बोलेंगे, है ना। सो ये होता है क्रिस्टलाइन का दो टाइप का होता है, एक सिंगल होता है, एक पॉलीक्रिस्टलाइन होता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो क्रिस्टल होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर 3 टर्म आता है। जैसे कि एक को तो हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं, ठीक है, LITTIC, लैटिस, और इसको हम स्पेस लैटिस भी बोलते हैं, ठीक है, स्पेस लैटिस। एक होता है लैटिस, दूसरा होता है क्या, बेसिस, हाँ, दूसरा होता है बेसिस, एंड थर्ड इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो लैटिस का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। लैटिस एक्चुअली होता क्या है ये हमें जानना है। सो लैटिस क्या होता है, इट इज इनफाइनाइट रेगुलर अरेंजमेंट, इनफाइनाइट रेगुलर अरेंजमेंट, और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक ढांचा है, ये एक ढांचा है। जैसे कि यहाँ पर जो फिगर, यहाँ पर इस फिगर को देखो, ये क्रिस्टल है ना, ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये 2 डायमेंशन वाला स्ट्रक्चर है, ये 2 डायमेंशन वाला स्ट्रक्चर है। अगर इसका जो 3 डायमेंशन वाला जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि एक क्यूब के फॉर्म में होता है ना, एक क्यूब के फॉर्म में होता है, क्या होता है, एक क्यूब के फॉर्म में कुछ इस तरह सा बनता है, एक क्यूब। ये स्ट्रक्चर तो एक क्यूब है, लेकिन यहाँ पर हमने ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन को हमने ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। अब इस लाइन को अगर हम ड्रॉ कर देंगे, मतलब एक के साथ एक को अगर हम कनेक्ट कर देंगे, तो देखो ये क्यूब जैसा बन जाता है, ठीक है, ये क्या बन जाता है, एक सिंपल सा क्यूब। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस मैटर के अंदर जो एटम का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो एक क्यूब की तरह दिख रहा है। वैसे मैटर के अंदर ये जो हमने लाइन को ड्रॉ किया है, ये लाइन सिर्फ इमेजिनरी लाइन है, इस तरह का लाइन नहीं होता है, लेकिन इस क्यूबिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए हमने इस लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, मान लो कि इस कॉर्नर में सब एटम है, ठीक है, यहाँ पर क्यूब का जो 8 कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर होता है, हर एक कॉर्नर में मान लो कि एटम है, ठीक है। सो यहाँ पर टोटल एटम कितना है, 8 है ना, टोटल एटम 8 है। सो इस 8 एटम मिलके एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है, ये पहला बात। दूसरा बात, यहाँ पर जो लाइन है, ओरिजिनली मैटर के अंदर इस तरह का लाइन नहीं होता है, ये जस्ट इमेजिनरी लाइन है, समझाने के लिए इमेजिनरी लाइन हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। सो देखो, इस तरह से एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बन गया एटम का, है ना, एटम का। सो यहाँ पर लैटिस कौन सा है, लैटिस है इमेजिनरी स्ट्रक्चर। इस एटम को हटा दो, यहाँ से इस एटम को हटा दो, अगर एटम को हटा देंगे तो हमने देखा ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है, ठीक है। वैसे इस लाइन का कोई प्रैक्टिकली ये लाइन नहीं होता है, ये इमेजिनरी लाइन है। सो इसको देखो, यहाँ पर हमने फिर से ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ पर अब एटम नहीं है, एटम नहीं है। सो ये जो इमेजिनरी जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लैटिस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। और ये जो पॉइंट दिख रहा है ना कॉर्नर में, जहां पर एटम रहता है, सो विदाउट एटम, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। सो इस लैटिस पॉइंट पे ही ये एटम प्लेस करता है, ये एटम रहता है। सो ये हो गया हमारा लैटिस, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लैटिस कहेंगे, ठीक है। बेसिस क्या है, बेसिस क्या है, बेसिस मे बी अ सिंगल और ग्रुप ऑफ एटम, बेसिस मे बी अ सिंगल और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। ये जो एटम दिख रहा है, ये एटम दिख रहा है ना, यही हमारा बेसिस है, यही क्या है, बेसिस है। ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम लैटिस कहते हैं, इसका जो ये पॉइंट जहां पर एटम रहता है, इस पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं।
और ये जो एटम होता है, एटम को हम बेसिस कहते हैं, ठीक है, एटम को हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। सो ये हो गया लैटिस, और ये हो गया हमारा, मान लो कि ये एटम है, ठीक है, ये एटम है, मान लो कि NaCl सोडियम क्लोराइड एटम है, तो एक सोडियम रहेगा, एक क्लोरीन रहेगा। सो ये एटम है। सो ये एटम जो होगा, अगर लैटिस के साथ इसको जोड़ देंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। मान लो कि तुम्हारा जो क्लासरूम है, क्लासरूम में मान लो कि हर एक बच्चे के लिए एक एक सीट असाइन किया गया है, ठीक है, हर एक बच्चे के लिए एक एक बैठने का जगह है, एक एक सीट है, ठीक है। सो जब क्लासरूम खाली है, सिर्फ बैठने की जो जगह है, मतलब सिर्फ चेयर है, सो वो जो चेयर है, मान लो वो लैटिस है। और बेसिस क्या है, जितना सारा स्टूडेंट है वो बेसिस है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब बेसिस। सो जब सारे के सारे स्टूडेंट क्लासरूम में अपना अपना चेयर में बैठ जाएगा, तब जो स्ट्रक्चर बनेगा, तब क्लासरूम को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तब क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर देखो, ये मान लो कि एक तुम्हारा क्लासरूम है, ये जो कॉर्नर, ये सब, ये जो लैटिस पॉइंट है, ये तुम लोगों का बैठने का जगह है, और यहाँ पर जो बेसिस दिखाया गया है, ये तुम हो। तो अगर तुम लोग यहाँ पर बैठ जाओगे तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, लैटिस और बेसिस, मतलब लैटिस जो ढांचा है, एंड बेसिस नंबर ऑफ एटम, इन दोनों को मिलके जो बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। सो यहाँ तक आई थिंक तुम लोगों को ये बात क्लियर है। अब हम देखेंगे कि ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का जो टाइप होता है, वो टाइप हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पहला क्या होता है, एससी मतलब क्या होता है, सिंपल क्यूब। एससी मतलब क्या होता है, सिंपल क्यूब। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है BCC मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तीसरा क्या होता है, FCC मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूब। एक गो हो गया सिंपल क्यूब, BCC मतलब बॉडी सेंटर क्यूब, FCC मतलब फेस सेंटर क्यूब। ये तीनों क्यूब होता है। तुम लोगों को ये पता है कि BCC एक्चुअली है क्या, FCC एक्चुअली है क्या? फिजिक्स में तुम लोग शायद पढ़ चुके हो, सब पता है कि नहीं? किसी को पता है कि सिंपल क्यूब क्या होता है, बॉडी सेंटर क्यूब क्या होता है, एंड फेस सेंटर क्यूब क्या होता है, ठीक है। इसके ऊपर बेस करके हम एनिसोट्रॉपी जो है, एनिसोट्रॉपी को डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। सो BCC, FCC एंड SC को जानना है, क्योंकि BCC जो होता है, बॉडी सेंटर क्यूब वाला जो स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए जो एनिसोट्रॉपी होता है, उसका डायरेक्शन अलग होगा। FCC जो होता है, फेस सेंटर क्यूब, इसके लिए एनिसोट्रॉपी जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो अलग होता है, ठीक है। सो हम देख लेते हैं पहले सिंपल क्यूब क्या है। देखो, एक क्रिस्टल, एक जो मैटर होता है, ठीक है, एक सॉलिड, मान लो एक सॉलिड, एक आयरन को ही कंसीडर कर लो, एक आयरन के अंदर ये छोटा छोटा क्यूब बहुत सारा है ना, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इस छोटा, हमने तो एक सिंगल सेल को दिखाया है, इसको हम क्या कहते हैं, ये एक सिंगल सेल है, इसके पास बहुत सारा सेल है, बहुत सारा सेल को मिला करके वो मैटर बनता है ना। तो ये हमारा जो सिंगल सेल है, सिंगल सेल अगर स्ट्रक्चर का होगा, मतलब के मान लो
ये हमारा एक सिंगल सेल है, ठीक है, ये हमारा सिंगल सेल है, सिंगल सेल है। सो यहाँ पर एटम है, एटम है, एटम है, एटम है, ठीक है। ये क्या है, ये एक सिंपल सेल है, इसको हम क्या कहते हैं, एक सिंपल सेल। इस सिंपल सेल में नंबर ऑफ और यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल, क्यूबिक और सिंपल यूनिट सेल, इसको हम यूनिट सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये एक यूनिट सेल है और इसका जो स्ट्रक्चर है क्यूब स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक, ठीक है। सो इन दैट केस नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एटम है ना। 8 एटम, हर एक एटम का ये वाला जो सेल है, इस सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना है, हर एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, 1/8, 8 में से 1 भाग ही इनका कंट्रीब्यूशन है। क्यों, क्योंकि देखो इसके ये वाला जो सेल है, इस सेल के पास इधर भी तो सेल है, नीचे भी सेल है, पास में भी सेल है, ऊपर सेल है, दाहिने तरफ सेल है ना। तो उन सेल के साथ भी तो ये एटम जुड़ा रहेगा ना, उन सारे एटम के साथ ये एटम जुड़ा रहेगा। ऐसे ही ये एटम पास वाले और भी 7 सेल के साथ ये कंट्रीब्यूट करेगा ये एटम। सो ये एटम का जो इस सेल में कंट्रीब्यूशन है कितना है, 1/8, मतलब इस सेल का ये जो एटम है, इस एटम का 8 भाग में से सिर्फ एक ही भाग इस सेल के अंदर आएगा, बाकी 7 जो भाग है वो 7 भाग बाहर की तरफ रहेगा। बात को समझ में आ रहा है। इधर एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल में क्या है, कॉर्नर में एटम है, इस एटम जो है, इस एटम का सिर्फ 1/8 पोर्शन ही सेल के अंदर रहेगा और 1/7 जो 7/8 जो है, 7/8 जो है, ये 7/8 बाहर की तरफ रहता है, मतलब वो दूसरा जो सेल होता है उसके साथ जुड़ा रहता है। सो एक यूनिट सेल में एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, 8 है, 8 है। सो अब बताओ तो यहाँ पर इस सेल में नंबर ऑफ एटम कितना होगा, एक एटम के लिए 1/8 पोर्शन है, नंबर ऑफ एटम कितना है, 8 है। सो टोटल एटम का नंबर कितना होगा, 1 होगा। 8/8 सो ये जो यूनिट सेल, यस, ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 1 होता है, ठीक है। इसको हम सिंपल क्यूब कहते हैं, ये एक सिंपल क्यूब है, ठीक है। अब दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला क्या है, बीसीसी, ये तो एसी हो गया, दूसरा वाला जो होता है बीसीसी। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूब। ये जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी सेंटर क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर मतलब क्या होता है, यही एक क्यूब होगा, एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब, हर कॉर्नर में एक एक करके एटम है एंड सेंटर में भी एक एटम होगा। इसका जो सेंटर है, सेंटर में भी एटम होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर क्यूब। इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर क्यूब। जैसे कि आयरन का जो स्ट्रक्चर बनता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, वो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है बीसीसी होता है, बॉडी सेंटर क्यूब, ठीक है। सो अब बॉडी सेंटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ तो, नंबर ऑफ एटम, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा बताओ तो, 2 कितना होगा, सर नहीं समझे, फिर से बोलिए सही। क्या, यहाँ पर बीसीसी देखो, नहीं समझे, बताइए।
ये जो सेंटर में जो एटम है इसको अगर छोड़ देंगे तो कितना एटम है इस सेल में? 8 8 है, क्योंकि 8 एटम के लिए 1/8 मतलब 1 है ना, प्लस सेंटर में तो एक है, इस सेंटर वाला जो एटम है ये एटम पूरा, इसका पूरा कंट्रीब्यूशन है इस सेल में। सो इसका जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होगा कितना होगा? 2 होगा। ये इसको याद रखना, ठीक है। ये हम एनाइसोट्रॉपी को समझाने के लिए इसको हम बोल रहे हैं, लेकिन ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सेल फॉर बीसीसी एससी, इसको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना हो रहा है? 2, ठीक है। एंड एफसीसी जो होगा, एफसीसी, ठीक है, एफसीसी मींस फेस सेंटर्ड क्यूब। सो फेस सेंटर्ड क्यूब जो होगा, वहां पर हम एक क्यूब को कंसीडर करते हैं, क्यूब ले लेते हैं। ये क्या है? क्यूब है, ठीक है। एक क्यूब है, इसका हर कॉर्नर पे एक एक करके एटम है। सो नंबर ऑफ एटम कितना होगा? 8। लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेस सेंटर क्यूब, मतलब हर एक फेस में भी एक एक करके एटम होता है। सो यहाँ पर फेस, ये जो क्यूब है, क्यूब का नंबर ऑफ फेस कितना होता है? क्यूब का नंबर ऑफ फेस कितना होता है? फेस मींस प्लेन, कितना प्लेन होता है? देखो 1 2 3 4, ऊपर एक 5, नीचे एक 6, सो 6 होता है। सो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इस प्लेन के लिए एक हो गया, इसके लिए एक है, ये वाला प्लेन के लिए एक है, उस वाला प्लेन के लिए एक है, और ऊपर वाला प्लेन के लिए भी एक होगा। सो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितना हो रहा है? 6, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा? अब बताओ तो इस सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा? 4 4 हो रहा है। कैसे हो रहा है बताओ तो? सर सारे फेस से हाफ हाफ, तो 6 फेसेस है तो 3 एटम्स, और सारे कॉर्नर्स में है तो ये अगर फेस वाला एटम को अगर छोड़ देंगे हम तो कितना हो रहा है? 1 8 into 8, ये तो एक हो गया। प्लस देखो ये जो हर एक फेस का जो एटम है ना, इस एटम का आधा पोर्शन ही इस सेल के अंदर रहेगा और आधा पोर्शन बाहर की तरफ रहता है। ये जो सेल होता है, ये जो एटम होगा फेस सेंटर क्यूब में, इसका आधा पोर्शन ही इस सेल के अंदर रहेगा और आधा पोर्शन बाहर की तरफ रहता है। सो अगर आधा पोर्शन रहेगा हर एक एटम के, नंबर ऑफ एटम कितना है? 6। सो टोटल कितना हो गया? 1 + 3, दैट मीन्स 4। सो फेस सेंटर क्यूब में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना रहेगा? 4। सो यहाँ पर एक्चुअली सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब एंड फेस सेंटर क्यूब जो होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, आई होप तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलो हम देखते हैं कि एनाइसोट्रॉपी फॉर बीसीसी, मतलब यहाँ पर मान लो कि एक हम आयरन को ले लेते हैं, ठीक है, एक आयरन को ले लेते हैं। पहले थोड़ा इसका एनाइसोट्रॉपी का जो मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी जो होता है उसका हम डेफिनेशन को थोड़ा एक बार देख लेते हैं। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन क्या होगा? जैसे कि चलो इधर ही लिखते हैं, एनाइसोट्रॉपी। Anisotropy. So for isotropy, the direction is independent. Direction is independent, है ना? But anisotropy shows the directional property, है ना? Isotropy shows the direction independent property.
आइसोट्रॉपी क्या होता है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये हम जानते हैं। लेकिन जो अनाइसोट्रॉपी होता है वो डायरेक्शन, उसका जो प्रॉपर्टी होता है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी कभी ऐसा दिखा जाता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द एक्सटर्नल फील्ड रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज द क्रिस्टल इन वेरियस क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में से अगर किसी भी, अगर मान लो किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, सो उसका मैग्नेटाइजेशन डिपेंड करता है किस डायरेक्शन के उसको हम मैग्नेटाइज करेंगे। ऐसा होता है कुछ डायरेक्शन में वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, कुछ डायरेक्शन में क्या होता है उसका मैग्नेटाइज करना थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, तो थोड़ा टफ होता है। सो कौन से डायरेक्शन में इजीली मैग्नेटाइज्ड होगा, कौन से डायरेक्शन में वो उसका मैग्नेटाइज्ड करना थोड़ा हार्ड होता है, जिसको हम हार्ड डायरेक्शन कहते हैं, वो हम एनाइसोट्रॉपी के थ्रू हम उसको समझते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि along some crystallographic direction, ठीक है, crystallographic direction of the material magnetized or magnetization is easier, okay, is easier, and along another direction it is hard, okay, and another direction it is hard, or requires much more field, or requires much more field for same amount of magnetization, same amount of magnetization, ठीक है, same amount of magnetization, that means along some crystallographic direction the of the material magnetization is easier, ठीक है, कुछ डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन इजियर होता है, कुछ डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, हार्ड होता है, और सेम मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज्यादा फील्ड को अप्लाई करना पड़ता है, ज्यादा फील्ड एक डायरेक्शन में, मान लो कि एक डायरेक्शन में, ठीक है, ये एक मान लो कि ये क्रिस्टल है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मान लो कि इसका इस डायरेक्शन में मान लो कि हम जब फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो इजीली मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, ठीक है, लेकिन मान लो कि हम इसका डायगोनल बराबर जब हम इस डायरेक्शन में अगर हम फील्ड को अप्लाई करते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए हमें ज्यादा फील्ड को अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है, ऐसा दिखता है। सो इसलिए क्या होता है, ये जो इजियर जो डायरेक्शन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इजी डायरेक्शन, ठीक है, इजी डायरेक्शन। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दीज आर टर्म्ड एज इजी डायरेक्शन, ठीक है, एंड हार्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज्ड हो रहा है उसको हम इजी डायरेक्शन कहते हैं, जिस डायरेक्शन में मटेरियल को मैग्नेटाइज करना थोड़ा हार्ड हो रहा है, ठीक है, और ज्यादा फील्ड को अप्लाई करना पड़ रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम हार्ड डायरेक्शन कहते हैं। सो दिस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नोन एज एनाइसोट्रॉपी, ठीक है, दिस
directional property of magnetization. Magnetization is known as anisotropy. Okay, anisotropy. So इसको ही हम anisotropy कहते हैं. So देखो और एक बार हम रिपीट कर देते हैं. एक मान लो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर जब हम फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक डोमेन है वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है. ये जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम डिस्कस किए थे तब भी हम बताया था. सो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अगर हम फील्ड को अप्लाई करते हैं तो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होता है ना. लेकिन मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन कितना लिमिट तक होगा, मतलब मटेरियल कितना मैग्नेटाइज्ड होगा वो डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में हम फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं. डायरेक्शन के साथ साथ उसका मैग्नेटाइजेशन भी थोड़ा किसी डायरेक्शन में कम होता है, किसी डायरेक्शन में ज्यादा होता है. ठीक है. इसका कारण क्या है? क्योंकि ये मटेरियल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है उसका जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, वो डायरेक्शन के साथ साथ चेंज होता है. सो किसी दिशा में इसका मैग्नेटाइजेशन इजी होगा, किसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हार्ड होगा. सो ये जो डायरेक्शन प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं? एनाइसोट्रॉपी कहते हैं. दिस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नोन एज एनाइसोट्रॉपी. ठीक है, एनाइसोट्रॉपी. और जिस डायरेक्शन में ये मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज्ड होगा उस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? इजी डायरेक्शन कहते हैं. जिस डायरेक्शन में मटेरियल को मैग्नेटाइज करना थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा हार्ड होगा या फिर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? हार्ड डायरेक्शन कहते हैं. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड डायरेक्शन कहते हैं. तो अब हम देखते हैं कि ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर कितना डायरेक्शन होता है. सो इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं. मान लो कि वो आयरन वाला ही स्ट्रक्चर ले लेते हैं. आयरन का स्ट्रक्चर क्या होता है? बीसीसी होता है ना. आयरन का स्ट्रक्चर बीसीसी होता है. बॉडी जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बॉडी सेंटर क्यूब कहते हैं, है ना. जिसको हम क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर क्यूब. ठीक है. सो देखो ये एक आयरन है. इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और ये बीसीसी है, मतलब बॉडी सेंटर क्यूब. इसके सेंटर में भी एक एटम है. हाँ, सो बीसीसी हो या फिर एफसीसी हो, यहाँ पर जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस होता है, ठीक है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस होता है. जो एक्सेस होता है बेसिकली 3 टाइप का एक्सेस होता है. ठीक है. वन एक्सिस along एज डायरेक्शन. वन एक्सिस along एज डायरेक्शन. नंबर 2 एज डायरेक्शन. दैट मीन्स मान लो कि ये एज बराबर जो डायरेक्शन है, एज डायरेक्शन. ठीक है. वन एक्सिस इज along
फेस डायगोनल डायरेक्शन। इसको अच्छी तरह से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक है वन एक्सिस अलोंग एज डायरेक्शन, एज के बराबर वन एक्सिस अलोंग फेस डायगोनल एक्सेशन। तो फेस मान लो कि यहाँ पर ये ऊपर का फेस हम ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाला फेस ले लेते हैं। सो ऊपर का फेस डायगोनल डायरेक्शन मतलब किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, अलोंग डायरेक्शन, ठीक है। ये वाला जो डायरेक्शन, ये वाला जो डायरेक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फेस डायगोनल डायरेक्शन कहते हैं। एक फेस का डायगोनल अलोंग डायगोनल जो डायरेक्शन होता है, इसको हम फेस डायरेक्शन कहते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा एक एक्सिस होता है जिसको हम वन एक्सिस अलोंग बॉडी डायगोनल डायरेक्शन, बॉडी डायगोनल डायरेक्शन। और एक क्या होता है, बॉडी डायगोनल डायरेक्शन। बॉडी डायगोनल डायरेक्शन मींस बॉडी के अंदर से पास होगा डायगोनली, ठीक है, बॉडी के अंदर से डायगोनली पास होगा। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो क्यूब है, क्यूब के ये वाला कॉर्नर ले लो एंड ये पीछे वाला कॉर्नर ले लो, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। सो इस ये एक्सिस पास होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस दिशा में पास होगा, इस दिशा में पास होगा। मतलब बॉडी के अंदर से ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट कॉर्नर में, कॉर्नर के थ्रू जो लाइन पास होता है, एक इधर, एक यहाँ पर ले लेते हैं, एक पीछा वाला जो इस कॉर्नर है इसको ले लेते हैं, और ये देखो ये सेंटर, मान लो कि ये इस क्यूब का एकदम सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। सो इस सेंटर पॉइंट से इस ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को जो लाइन कनेक्ट कर रहा है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको हम बॉडी डायगोनल डायरेक्शन कहते हैं, इसको हम बॉडी डायगोनल डायरेक्शन कहते हैं। अच्छा सुनो, अभी 1 मिनट ही टाइम बचा है, अगर कट जाए तो फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। सो इसको हम बॉडी डायरेक्शन कहते हैं। अब ये जो लाइन है, ये लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता है, ठीक है, ये लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो क्यूब दिख रहा है, इस क्यूब का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये लाइन पास होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लाइन पास होगा। सो एक्सिस अलोंग बॉडी डायगोनल डायरेक्शन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी।